चीज सोचो, एक तरफ गांव है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिजी हलचल वाली सिटी। कभी सोचा कि ये दोनों दुनिया आपस में कैसे बात करती हैं? सही सवाल है। कैसे एक गांव का छोटा सा त्योहार धीरे धीरे एक नेशनल फेस्टिवल बन जाता है? आज हम इसी कल्चरल जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब ऐसी गहरी चर्चा करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम इस नॉलेज ट्रिप पे निकलें, एक छोटा सा काम, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना, उसे ऑन कर लो, ताकि ऐसा कोई भी सेशन मिस ना हो जाए। एग्जैक्टली। आज हम सिविलाइजेशन और उसके कल्चरल प्रोसेस को समझेंगे। हमारा डिस्कशन कुछ की कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेगा। ओके। सबसे पहले द फोक अर्बन कंटिन्यूम। ठीक है। फिर हम ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस को समझेंगे। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। इंटरेस्टिंग। फिर द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। नेक्स्ट द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। राइट। और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डू दिस। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है द फोक अर्बन कंटिन्यूम। ब्रॉड माइक्रो थीम है, हाउ सोसाइटीज चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड का एक मॉडल है जो सोसाइटीज को दो अलग अलग डब्बों में नहीं देखता। अच्छा। हाँ, बल्कि एक स्पेक्ट्रम पे दिखता है। इसे कंटिन्यूम या एक निरंतर लड़ी समझ सकते हैं। मतलब एक स्केल जैसा? हाँ, एग्जैक्टली, एक स्केल जैसा। इसका मतलब है कि शहर और गांव दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक स्केल के दो छोर हैं जिनके बीच में हजारों शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ओके। एक तरफ है फोक सोसाइटी, छोटी, ट्रेडिशनल और सब एक दूसरे से जुड़े हुए। दूसरी तरफ है अर्बन सोसाइटी, बड़ी, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स। ये मॉडल दिखाता है कि कल्चरल चेंज कैसे धीरे धीरे होता है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए इसको। जरूर। सोचो कोई दूर दराज का गांव है जहां सब ट्रेडिशनल कस्टम्स फॉलो करते हैं, हर कोई एक दूसरे को जानता है, मतलब बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स है। हाँ, एक क्लोज नेट कम्युनिटी। बिल्कुल। अब जब वहां से लोग जॉब्स के लिए शहर जाते हैं तो वो शहरी कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं। राइट। वो नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स, जीने के नए तरीके देखते हैं। जब वो वापस गांव आते हैं या पैसे भेजते हैं तो धीरे धीरे गांव में भी मॉडर्न आइडियाज और प्रैक्टिसेस आने लगती हैं। जैसे स्मार्टफोन्स, जीन्स पहनना, नई तरह के घर बनाना। एग्जैक्टली, यही है कंटिन्यूम इन एक्शन। वो गांव अब ना तो पूरा फोक रहा, ना पूरा अर्बन बना, बल्कि उस स्पेक्ट्रम पर थोड़ा आगे बढ़ गया। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब एंथ्रोपोलॉजी में ये इतना बड़ा शिफ्ट क्यों माना जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंथ्रोपोलॉजी पहले सिर्फ सिंपल, आइसोलेटेड, सो कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज को ही स्टडी करती थी। अच्छा, मतलब सिर्फ ट्राइब्स वगैरह पर फोकस था। हाँ, ज्यादातर। बट रॉबर्ट रेडफील्ड ने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिससे कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस को ट्रेडिशन के लेंस से स्टडी किया जा सके। इनफैक्ट ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सिविलाइजेशनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। वाओ। रेडफील्ड ने दो तरह की सिविलाइजेशंस बताएं। फर्स्ट, प्राइमरी सिविलाइजेशंस जो इंडिजिनसली अपनी ही फोक कल्चर से इवॉल्व होती हैं, जैसे इंडियन या चाइनीज सिविलाइजेशंस। ओके, तो इंडिया प्राइमरी हुई, राइट? हाँ। और सेकंड, सेकेंडरी सिविलाइजेशंस जो एक्सटर्नल कल्चरल इन्फ्लुएंस से बनती हैं, जैसे प्यूर्टो रिकन सिविलाइजेशन। समझे? उनका फोकस था कि ग्रेट सिविलाइजेशंस की जड़ें उनकी लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर में होती हैं। गॉट इट। तो चलिए इसके कोर लॉजिक में चलते हैं। ये फोक सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के एग्जैक्ट फीचर्स क्या हैं? जरूर, लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक छोर पर है फोक सोसाइटी। ये स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस मतलब सब लोग लगभग एक जैसे? हाँ, एक ही भाषा, एक ही रिलीजन, एक ही तरह के वैल्यूज। ये नॉन लिटरेट है, यानी ज्ञान लिखित नहीं बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यहाँ बिहेवियर ट्रेडिशनल और पर्सनल होता है। किनशिप यानी रिश्तेदारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेक्रेड वैल्यूज यानी धार्मिक मान्यताएं सेक्युलर वैल्यूज से ऊपर होती हैं। और इकोनॉमी स्टेटस बेस्ड है, मार्केट बेस्ड नहीं। ओके। और दूसरे छोर पर अर्बन सोसाइटी? हाँ, ऑन द अदर एंड अर्बन सोसाइटी। यहाँ रेडफील्ड ने प्री इंडस्ट्रियल सिटी पर फोकस किया। ये शहर फूड और रॉ मटेरियल्स के लिए आसपास के गांव यानी रूरल पेजेंट्स पर डिपेंडेंट थे। अच्छा। ये हैंडीक्राफ्ट्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन के सेंटर्स थे। यहाँ लिटरेट एलीट डोमिनेट करती थी, पंडित, लेखक, शासक। और मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड था जो शहर और गांव को जोड़ता था। इंटरेस्टिंग है, स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, और इंडिया में जातीज यानी कास्ट्स एक ब्रिज का काम करती हैं, और इन दोनों के बीच में आती है पेजेंट सोसाइटी जो फोक और अर्बन के बीच का क्रूशियल लिंक है। यहाँ फैमिली प्राइमरी यूनिट है और एग्रीकल्चर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कोई रियल वर्ल्ड स्टडी हुई थी? हाँ बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल है रेडफील्ड की अपनी केस स्टडी, द युकाटन कंटिन्यूम। ओके। उन्होंने मेक्सिको में 4 कम्युनिटी स्टडी की। मेरिडा एक सिटी, जीटाज एक टाउन, चानकोम एक पेजेंट विलेज और तुसिक एक आइसोलेटेड फोक सोसाइटी। तो क्या मिला उन्हें? उन्होंने पाया कि स्केल के दोनों छोर पर यानी मेरिडा और तुसिक में बहुत कल्चरल वेरिएशन था, लेकिन आसपास की कम्युनिटीज काफी सिमिलर थीं। एक शार्प लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल था कि कहाँ फोक सोसाइटी खत्म होती है और कहाँ पेजेंट सोसाइटी शुरू होती है। अच्छा। इससे साफ हुआ कि चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई सडन स्विच नहीं। ऑफ कोर्स द फोक अर्बन कंटिन्यूम एक आइडियल मॉडल है, इसकी क्रिटिसिज्म भी हुई है। ओके, लेट्स प्रोसेस दिस। मेरा पहला सवाल, आपने कहा फोक सोसाइटी का मेन फीचर सॉलिडारिटी है। क्या इसका मतलब है कि वहां इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ज्यादा ग्रुप आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है? यस, बिल्कुल। सॉलिडारिटी और होमोजेनिटी उसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रुप की भलाई, ग्रुप की परंपराएं इंडिविजुअल की इच्छाओं से ऊपर होती हैं।
हम हमेशा मैं से पहले आता है। एक मिनट, इकोनॉमी ऑफ स्टेटस और मार्केट इकोनॉमी में आखिर फर्क क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। गुड क्वेश्चन। इकोनॉमी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि आपका इकोनॉमिक रोल आपके सोशल पोजीशन यानी स्टेटस पर बेस्ड है, जो आपको जन्म से मिलता है। जैसे एक लोहार का बेटा लोहारी बनेगा। एग्जैक्टली आप काम चुन नहीं सकते, काम आपको चुनता है। मार्केट इकोनॉमी में रोल्स सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड होते हैं और थ्योरेटिकली कोई भी स्किल सीखकर कोई भी काम कर सकता है। वहाँ व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन हु यू आर। गॉट इट। तो तीसरा सवाल, ये पेजेंट सोसाइटी जो बीच में है, क्या ये हमेशा एक टेंशन में रहती है? एक तरफ शहर का खिंचाव और दूसरी तरफ गांव की पकड़। प्रिसाइसली दे आर द क्रूशल लिंक, और इसीलिए हमेशा एक कल्चरल टग ऑफ वॉर में रहते हैं। वो शहर से नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी लाते हैं, लेकिन अपनी जमीन और परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं। ये एक ब्रिज की तरह है जिसके ऊपर दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है। और चौथा सवाल, यूकेटान केस स्टडी से सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? कि कल्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे शेड्स में एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली इट्स नॉट अ स्विच, इट्स अ ग्रेडियंट। की टेकअवे है वर्ड कंटिन्यूम इटसेल्फ। कल्चर धीरे धीरे बदलता है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक। कोई साफ सुथरी दीवार नहीं है। और आखिरी सवाल, ऑस्कर लुइस की क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट क्या था? उन्होंने ऐसा क्या देखा जो रेडफील्ड ने मिस कर दिया? लुइस का कहना था कि रेडफील्ड का मॉडल थोड़ा ज्यादा ही आइडियल और रोमांटिक है। अच्छा। हाँ, रियल लाइफ में गांव में सिर्फ सॉलिडेरिटी नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े और डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है। और बदलाव हमेशा शहर से गांव की तरफ लीनियर नहीं होता, कभी कभी गांव भी शहर को प्रभावित करते हैं। लुइस ने कहा कि रेडफील्ड का मॉडल रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह कैप्चर नहीं करता। ओके, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। चलो एक बार इसको बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द फोक अर्बन कंटिन्यूअम is a spectrum from simple, homogeneous societies to complex, heterogeneous ones. ठीक है। तो शॉर्ट में कहें तो the folk-urban continuum helps us understand the gradual cultural shift as communities interact and evolve. ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने देखा कि कल्चर शहर और गांव के बीच कैसे बहता है। अब देखते हैं कि ये समाज के अलग अलग स्तरों यानी एलीट और कॉमन पीपल के बीच कैसे बहता है। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, ब्रॉड माइक्रो थीम, द टू वे स्ट्रीट ऑफ कल्चरल फ्लो इन अ सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही। ये भी रेडफील्ड का ही कॉन्सेप्ट है जिसे उन्होंने पेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में इंट्रोड्यूस किया। मिल्टन सिंगर और मैकम मैरियट ने इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया। आइडिया ये है कि हर सिविलाइजेशन दो तरह के ट्रेडिशंस के इंटरेक्शन से बनती है। ग्रेट ट्रेडिशन है शहरी पढ़े लिखे एलीट का फॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड कल्चर, मतलब जिसका सोर्स ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। हाँ, और दूसरी तरफ है लिटिल ट्रेडिशन, जो गांव के अनलेटर्ड पेजेंट्स का इनफॉर्मल ओरली ट्रांसमिटेड कल्चर है। इसका सोर्स लोक कथाएं, रीति रिवाज हैं। एक आसान से एग्जांपल दीजिए ना। दिवाली का सोचो। द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ दिवाली इज द स्टोरी ऑफ राम्स रिटर्न फ्रॉम अयोध्या, जिसका जिक्र रामायण जैसे ग्रंथों में है। ये पूरे देश में मानी जाती है। राइट। लेकिन आपके गांव में दिवाली के दौरान कोई खास रीति हो सकती है, जैसे कोई विशेष पकवान बनाना या किसी स्थानीय देवता की पूजा करना, जिनका जिक्र बड़े ग्रंथों में नहीं है। ये उस जगह की लिटिल ट्रेडिशन है। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो दोनों मिलकर दिवाली का अनुभव पूरा करती हैं। तो ये दोनों ट्रेडिशंस एक दूसरे से अलग अलग चलती हैं। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ये दोनों आइसोलेटेड नहीं है, इनके बीच कांस्टेंट बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से? हाँ, एक है डाउनवर्ड फ्लो, जहां ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स नीचे लिटिल ट्रेडिशन तक आते हैं। जैसे वाल्मीकि की संस्कृत रामायण को तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखकर और सिंगर्स और स्टोरी टेलर्स ने गांव-गांव तक पहुंचाया। इस तरह एक क्लासिकल टेक्स्ट आम आदमी की लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया। ओके, और अपवर्ड फ्लो? क्या लिटिल ट्रेडिशंस भी ग्रेट ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करती हैं? एब्सोल्युटली, देयर इज आल्सो एन अपवर्ड फ्लो, जहां लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स ऊपर ग्रेट ट्रेडिशन तक जाते हैं। कैसे? सोचो, गांव के पहने जाने वाले कपड़े, लोकगीत या स्थानीय त्योहार धीरे धीरे शहरी एलीट उन्हें अडॉप्ट कर लेती है। फैशन डिजाइनर्स उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करते हैं और वो नेशनल कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। बेसिकली ग्रेट ट्रेडिशन को जिंदा रहने के लिए इंस्पिरेशन और रॉ मटेरियल लिटिल ट्रेडिशन से ही मिलता है। तो इससे हमें इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या खास पता चलता है? इससे हमें इंडियन सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी और रेजिलियंस समझ आती है। यहाँ एससी दुबे ने एक मल्टीपोलर क्लासिफिकेशन दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ 2 पोल्स काफी नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 6 ट्रेडिशंस बताई: क्लासिकल, रीजनल, लोकल, वेस्टर्न, इमर्जेंट, नेशनल एंड सब कल्चरल। पर कंक्लूजन ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन में ट्रेडिशंस एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करती, वो कोएग्जिस्ट करती हैं। मतलब साथ साथ चलती हैं। हाँ, आप देखेंगे कि लोग मॉडर्न मेडिसिन भी ले रहे हैं और झाड़ फूक में भी विश्वास करते हैं। हिंदू लोग सूफी श्राइन्स पर भी जाते हैं। इसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं। लिटिल ट्रेडिशन खत्म नहीं हुई, बल्कि जैसा सच्चिदानंद कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन हुआ है। ओके, मेरा पहला सवाल, सिंपल शब्दों में क्या ये कहना ठीक होगा कि ग्रेट ट्रेडिशन बुकिश या टेक्सचुअल नॉलेज है और लिटिल ट्रेडिशन प्रैक्टिकल लोकल नॉलेज है जो जीने के तरीके से सीखी जाती है? इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। Textual versus oral and customary is a very accurate way to differentiate them. Great tradition reflective होती है, उस पर विचार किया जाता है। Little tradition spontaneous होती है, बस की जाती है। डाउनवर्ड फ्लो का रामायण वाला एग्जांपल बहुत क्लियर है। अपवर्ड फ्लो का कोई और मॉडर्न एग्जांपल दे सकती हैं? जरूर। लोकल स्ट्रीट फूड के बारे में सोचो। जैसे वड़ा पाव। बिल्कुल, वड़ा पाव पहले मुंबई की एक लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट था।
धीरे धीरे इट वॉज अडॉप्टेड बाय अर्बन एलिट्स और अब आपको हाई एंड रेस्टोरेंट्स और फूड फेस्टिवल्स में भी मिल जाएगा। इसकी स्टोरी अब फूड ब्लॉग्स में लिखी जाती है। क्या बात है, ये लिटिल से ग्रेट ट्रेडिशन तक का सफर है। हाँ, they felt कि the bipolar model was too simplistic for a country as diverse as India। एक तमिल गांव की लिटिल ट्रेडिशन और एक पंजाबी गांव की लिटिल ट्रेडिशन में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। सही बात है। इसीलिए उन्होंने रीजनल और लोकल लेवल्स को अलग किया। साथ ही उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी एक अलग कैटेगरी माना। उनका मॉडल ज्यादा न्यूआंस्ड था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये फ्रेज थोड़ा ट्रिकी है। इसका मतलब है कि ओल्ड ट्रेडिशंस नए फॉर्म्स में जिंदा रहती हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। Precisely. It means traditions are not dying, they are adapting. For example, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन अब व्हाट्सएप मैसेजेस और ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी के जरिए मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन ट्रेडिशन का कोर एसेंस वही है, परंपरा ने मॉडर्न रूप ले लिया है। मेरा फाइनल क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल है। क्या हम कह सकते हैं कि अकेले न तो ग्रेट ट्रेडिशन कंप्लीट है, न ही लिटिल ट्रेडिशन? दे नीड ईच अदर टू एग्जिस्ट लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? Absolutely. They are in a symbiotic relationship. The great tradition gets its raw material and vitality from the little tradition. और little tradition को एक broader framework और legitimacy great tradition से मिलती है। एक के बिना दूसरा अधूरा और बेजान है। बहुत सही। Practice saying this. Civilizations have a constant two-way cultural flow between the elite's great tradition and the peasantry's little tradition. Okay. In short, great and little traditions constantly interact, ensuring cultural continuity and creating a rich, layered civilization. ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो की बात बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इस प्रोसेस का कोई स्पेसिफिक नाम है? मतलब जब कोई छोटी सी प्रथा बड़ी बन जाती है या कोई बड़ी प्रथा लोकल रंग में ढल जाती है, उसे क्या कहते हैं? This leads us perfectly to our third topic, universalization and parochialization. Broad micro theme. How local culture goes global and global culture goes local. एग्जैक्टली। ये मैके मेरियॉट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो रेडफील्ड के स्टूडेंट थे। अच्छा। उन्होंने किशनगढ़ी विलेज यूपी की स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट्स दिए टू रिफाइन द इंटरेक्शन मॉडल। बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन वो दो प्रोसेस हैं जिनके जरिए ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस आपस में बात करती हैं। ओके, तो पहले यूनिवर्सलाइजेशन से शुरू करते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है अपवर्ड इवोल्यूशन। जब लिटिल ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट जैसे कोई लोकल कस्टम, डीटी या बिलीफ ऊपर जाकर ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है, उसे यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। हाँ, और वो एक बड़े एरिया में फैल जाती है। और पैरोकियलाइजेशन इसका ऑपोजिट है। यस, पैरोकियलाइजेशन इज डाउनवर्ड डिवोल्यूशन। जब ग्रेट ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट जैसे कोई ग्रंथ का कैरेक्टर, फेस्टिवल या कॉन्सेप्ट नीचे आकर लोकल कल्चर में अडैप्ट हो जाता है और एक नया स्थानीय रूप ले लेता है, उसे पैरोकियलाइजेशन कहते हैं। मतलब एक बड़े आइडिया को देसीफाई कर देना, समझे? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। देसीफाइंग इज द परफेक्ट वर्ड। इसके एग्जांपल्स क्या हैं किशनगढ़ी स्टडी से? एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले पैरोकियलाइजेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है। पहला, गोवर्धन पूजा। ग्रेट ट्रेडिशन में ये कहानी लॉर्ड कृष्णा के गोवर्धन पर्वत उठाने की है। लेकिन किशनगढ़ी में इस दिन लोग गाय के गोबर के माउंट्स बनाकर उसकी पूजा करते हैं। फेस्टिवल वही है, नाम वही है, लेकिन आम आदमी ने उसे अपनी लोकल टेंजिबल रियलिटी में ढाल लिया है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा एग्जाम्पल नॉर्था पूजा। ग्रेट ट्रेडिशन का नवरात्रि फेस्टिवल गॉडेस दुर्गा की पूजा के बारे में है। किशनगढ़ी में इस दौरान नॉर्था की पूजा होती है जो मिट्टी से बनी एक लोकल गॉडेस है जिनका स्क्रिप्चर्स में कोई मेंशन नहीं है। मतलब एक पैन इंडियन फेस्टिवल ने एकदम लोकल रूप ले लिया। एग्जैक्टली। और यूनिवर्सलाइजेशन के एग्जांपल्स? ये ट्रेस करना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सी चीज पहले आई? हाँ, ये मुश्किल है और ये इस थियोरी की एक क्रिटिसिज्म भी है, पर मैरियट ने कुछ पॉसिबिलिटीज सजेस्ट की हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा, दिवाली। मैरियट सजेस्ट करते हैं कि ये किशनगढ़ी के एक लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल सौराती की पूजा का यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्म हो सकता है। मतलब हो सकता है कि सौराती जैसी कई लोकल हार्वेस्ट गॉडेसेस की पूजा को बाद में एक कॉमन नाम लक्ष्मी पूजा देकर ग्रेट ट्रेडिशन में शामिल कर लिया गया हो। ओके, और दूसरा? रक्षाबंधन। इसके ओरिजिन सलूनो जैसे लिटिल ट्रेडिशंस में हो सकते हैं। किशनगढ़ी में सलूनो फेस्टिवल पर पत्नियां अपने भाइयों के सर पर जौ, बार्ली शूट्स बांधती हैं। हो सकता है कि ये लोकल फेस्टिवल धीरे धीरे फैल गया और इसने रक्षाबंधन का रूप ले लिया। याद रखना। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? These concepts show how culture is not static, it's constantly being reshaped. पैरोकियलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल्चरल रेजिलियंस, मतलब परंपराएं आसानी से मरती नहीं, बस रूप बदलती हैं। लैक ऑफ रैशनैलिटी, मतलब कुछ चीजें बस चलती रहती हैं, उनके पीछे का लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। और डिल्यूजन ऑफ ओरिजिनल फॉर्म्स। डिल्यूजन ऑफ ओरिजिनल फॉर्म्स मतलब बड़े कॉन्सेप्ट का गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग लोकल लेवल पर आकर सरल या अलग हो जाता है। ओके, तो मेरा पहला सवाल, पैरोकियलाइजेशन बेसिकली मीन्स मेकिंग इट लोकल या देसीफाइंग अ बिग कॉन्सेप्ट। जैसे गोवर्धन पूजा के लिए गोबर का माउंड, परफेक्ट एनालॉजी। इट्स एग्जैक्टली दैट, अडैप्टिंग अ ग्रैंड पैन इंडियन आइडिया टू अ वेरी लोकल टेंजिबल रियलिटी जिसे लोग देख और छू सकते हैं। दूसरा सवाल, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब मेकिंग इट नेशनल या सांस्कृतिक बनाना, जैसे लोकल सलून फेस्टिवल का रक्षाबंधन बन जाना। यस, दैट्स द एसेंस ऑफ इट। एक लोकल प्रैक्टिस को लेकर उसे एक वाइडर, ऑफन स्क्रिप्चरल या क्लासिकल आइडेंटिटी देना ताकि वो एक लार्जर ऑडियंस को एक्सेप्टेबल हो। तीसरा सवाल, ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो संस्कृताइजेशन जैसे लगते हैं।
इनमें डिफरेंस क्या है? दैट्स अ शार्प ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्सलाइजेशन कॉन्सेप्चुअली संस्कृताइजेशन के काफी करीब है। तो फिर फर्क क्या है? कि डिफरेंस ये है कि संस्कृताइजेशन स्पेसिफिकली एक लोअर कास्ट ग्रुप द्वारा हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रोसेस है सोशल मोबिलिटी के लिए। यूनिवर्सलाइजेशन एक ब्रॉडर कल्चरल प्रोसेस है। ये किसी भी लोकल कल्चरल एलिमेंट के ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बनने के बारे में है, चाहे उससे किसी ग्रुप की सोशल मोबिलिटी हो या ना। गॉट इट। चौथा सवाल, मैरियट की स्टडी का सबसे बड़ा क्रिटिक क्या था? कि हम श्योर नहीं हो सकते कि हिस्ट्री में पहले क्या आया, लोकल वर्जन या ग्रेट वर्जन? Yes, that's the co-critique, the historical constraint. बिना डिटेल्ड सोशल हिस्ट्री के ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा रूप ओरिजिनल है। इसीलिए ये डिस्टिंक्शन कभी-कभी स्पेक्युलेटिव यानी अनुमान पर आधारित लगता है। और फिफ्थ, डाइल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म का क्या मतलब है पैरोकिलाइजेशन में? क्या इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट का ओरिजिनल मीनिंग पूरी तरह खो जाता है? Not necessarily lost, but certainly altered और simplified. कृष्णा के गोवर्धन पर्वत उठाने के पीछे जो गहरा दार्शनिक अर्थ है, वो शायद गोबर के माउंड की पूजा में उतना न हो। वहां पर फोकस अच्छी फसल या पशुओं की सुरक्षा जैसी ज्यादा प्रैक्टिकल इमीडिएट चीजों पर आ जाता है। फॉर्म बदलता है और उसके साथ कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग भी। Okay. Pause and practice saying universalization is the upward journey of a little tradition, while parochialization is the downward localization of a great tradition. Right. In short, universalization and parochialization are the twin processes that describe how local and pan-Indian cultural elements constantly influence and reshape each other. अब तक हमने देखा कि कल्चर शहर और गांव के बीच और ग्रंथों और लोक कथाओं के बीच कैसे बहता है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां ये सारे धागे एक साथ आकर मिलते हैं? शायद तीर्थ स्थल यानी पिलग्रिमेज सेंटर्स। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, हाउ पिलग्रिमेज साइट्स एक्ट एज मिनी सिविलाइजेशंस। Fantastic transition. हाँ, ये कॉन्सेप्ट एलपी विद्यार्थी ने दिया था, जो भी रेडफील्ड के स्टूडेंट थे। अच्छा, उन्होंने द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया 1961 में ये कॉन्सेप्ट दिया। वो ये स्टडी करना चाहते थे कि तीर्थ स्थल कल्चरल कंटिन्यूटी को बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक सेक्रेड प्लेस 3 चीजों से बना है: सेक्रेड ज्योग्राफी, वो जगह खुद, सेक्रेड परफॉर्मेंसेस, वहां किए जाने वाले रिचुअल्स, और सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स, पंडित या पुजारी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे। कोई भी पिलग्रिमेज सेंटर सोचो, जैसे वैष्णो देवी। ओके। सेक्रेड ज्योग्राफी है वो पूरा त्रिकुटा पर्वत, गुफा, बाणगंगा। राइट। सेक्रेड परफॉर्मेंसेस हैं यात्रा करना, दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना, मन्नत मांगना। और सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स हैं वहां के पंडित और पुजारी जो रिचुअल्स करवाते हैं। तीनों मिलकर सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो उस जगह को एक यूनिक स्पिरिचुअल अनुभव देता है। तो विद्यार्थी ने गया की स्टडी में इन 3 चीजों को कैसे देखा? लेट्स ब्रेक डाउन द 3 कंपोनेंट्स फ्रॉम हिज स्टडी। पहला, सेक्रेड ज्योग्राफी। ये पिलग्रिमेज साइट का सेक्रेड लैंडस्केप है। गया में सेक्रेड क्षेत्र में सैकड़ों सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, मंदिर, वृक्ष, नदी, जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का कॉम्बिनेशन है। ओके। दूसरा, सेक्रेड परफॉर्मेंसेस। ये रिचुअल्स हैं जो वहां परफॉर्म किए जाते हैं। गया में सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है गया श्राद्ध यानी पितरों के लिए पिंडदान। और तीसरा, सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स। ये प्रीस्ट्स हैं जो रिचुअल्स करवाते हैं। गया में ये गयावाल ब्राह्मण्स हैं। वो पूरे हिंदू वर्ल्ड से आए पेट्रन्स यानी जजमान्स के साथ एक जजमानी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो इसका आखिर पर्पस क्या है? एक तीर्थ स्थल सिर्फ पूजा पाठ की जगह से ज्यादा कैसे हैं? यही इस कॉन्सेप्ट का कोर लॉजिक है, इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन। सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन की तरह काम करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ अलग अलग रीजन्स, भाषाओं, जातियों और कल्चरल स्ट्राटा के पिलग्रिम्स आकर इंटरैक्ट करते हैं। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल, बीएन सरस्वती की काशी स्टडी में पता चला कि वहाँ ब्राह्मणिक टेम्पल्स के साथ नॉन ब्राह्मणिक श्राइन्स जैसे अगियाबीर भी कोएग्जिस्ट करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, अनटचेबल माने जाने वाले फंक्शनरीज जैसे डोम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिनके बिना अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो सकता। ये अनुभव पिलग्रिम्स को याद दिलाता है कि वो एक बड़े डाइवर्स सिविलाइजेशन का हिस्सा है। अरे वाह, ये तो बहुत डीप बात है ना? ओके, मेरा पहला सवाल, तो क्या सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एक टूल है टू अंडरस्टैंड अ पिलग्रिमेज सिटी एज अ मिनी इंडिया और अ माइक्रोकॉस्म? यस, माइक्रोकॉस्म या मिनी सिविलाइजेशन इज द परफेक्ट वे टू डिस्क्राइब इट। ये वो जगह है जहां पूरी सिविलाइजेशन की डाइवर्सिटी एक साथ आती है, इंटरैक्ट करती है और एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। दूसरा सवाल, सेक्रेड ज्योग्राफी में आजकल क्या बदलाव आ रहा है? सोर्स में मेंशन था कि सेक्युलर जोन जैसे पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बढ़ रहा है। डज दिस थ्रेटन द सैक्रेडनेस ऑफ द प्लेस? इट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट। कुछ लोग मानते हैं कि होटल्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स का बढ़ना उस जगह की पवित्रता को कम करता है, यानी सेक्रेड जोन सेक्युलर जोन से श्रिंक हो रहा है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये जरूरी है क्योंकि मॉडर्न पिलग्रिम्स को सुविधाएं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट उस टेंशन को हाईलाइट करता है। तीसरा, गया में जजमानी सिस्टम का क्या रोल है? क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या उससे ज्यादा? इट्स मच मोर देन अ ट्रांजैक्शन। ये एक हेरिडिटरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाता है। एक गयावाल ब्राह्मण परिवार के जजमान देश के अलग अलग हिस्सों में फैले होते हैं और ये रिश्ता पीढ़ियों तक चलता है। ये पूरे देश में सोशल और कल्चरल नेटवर्क्स बुनने का काम करता है। अच्छा, और चौथा सवाल, काशी का एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। इज इट सेइंग कि इवन इन द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस कास्ट और ट्रेडिशन बाउंड्रीज फ्लूइड हो जाती हैं या मजबूरी में उन्हें थोड़ा साइड में रखना पड़ता है? इट्स सेइंग दे हैव टू बी।
The very functioning of a sacred complex requires interaction between different groups. एक बड़े यज्ञ के लिए अलग-अलग जातियों के लोगों की जरूरत पड़ती है। ये रिजिडिटी को तोड़ता है और एक लार्जर सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है, कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में। मेरा फाइनल क्वेश्चन, विद्यार्थी के अलावा मैरियट एंड कोन ने भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट नेटवर्क एंड सेंटर्स दिया था। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? मेन डिफरेंस फोकस का है। विद्यार्थी का सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। वो एक सेंटर जैसे गया कि गहराई में जाकर देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है। ओके। एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। वो ये देखते हैं कि अलग-अलग सेंटर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और मिलकर पूरी सिविलाइजेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। वन इज अ डीप डाइव, द अदर इज अ बर्ड्स आई व्यू। क्या बात है। Now practice this. A sacred complex is made of sacred geography, sacred performances, and sacred specialists, which together integrate diverse cultural strata. Got it. In short, the sacred complex framework reveals how pilgrimage sites act as hubs where different cultural traditions of a civilization meet and interact. These pilgrimage centers bring all kinds of people together. But how do we even define these groups of people in India? यहाँ आते हैं इंडिया के सबसे जटिल सोशल फैब्रिक पर, जहाँ ट्राइब और कास्ट के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है। So our fifth topic is the tribe caste continuum. Broad micro theme. Why tribe and caste are not black and white categories in India? This is a crucial concept for understanding Indian society. प्रॉब्लम यह है कि हम ट्राइब और कास्ट को दो बिल्कुल अलग-अलग बॉक्सेस समझते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों एक स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूअम के दो छोर हैं। ग्रुप्स इनके बीच मूव करते रहते हैं और ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ रिमोट ट्राइबल ग्रुप जो जंगल में रहता है। धीरे धीरे उनका कॉन्टैक्ट पास के हिंदू विलेजेस से बढ़ता है। वो उनके देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनके त्योहार मनाने लगते हैं और कुछ कास्ट लाइक प्रैक्टिसेस जैसे किसी खास काम को अपनाना शुरू कर देते हैं। अब वो ना तो प्योर ट्राइब रहे न प्योर कास्ट बने। दे आर समवेयर ऑन द कॉन्टिन्यूअम। तो ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ? ये प्रॉब्लम ब्रिटिश सेंसस ऑपरेशंस के टाइम शुरू हुई, जब उन्हें इंडियन सोसाइटी को कैटेगराइज करना था। इनिशियली ट्राइब टर्म को बहुत लूजली यूज किया गया। अच्छा। लेकिन 1931 सेंसस में J.H. हटन ने स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया अप्लाई किया। मेन डिस्टिंक्शन रिलीजन बन गया। जिनके बिलीव्स एनिमिस्ट थे, प्रकृति पूजक थे, उन्हें ट्राइब्स कहा गया और जो हिंदू थे उन्हें कास्ट्स। लेकिन क्या ये डिस्टिंक्शन काफी था? बिल्कुल नहीं। इसीलिए F.G. बेली ने एक स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सोचो एक कास्ट सोसाइटी एक शरीर की तरह है जहां हर अंग का अलग काम है और सब एक दूसरे पर निर्भर है। ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, एटसेट्रा। इसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे। ओके, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। हाँ, वहीं एक ट्राइबल सोसाइटी ईंटों के ढेर की तरह है। हर ईंट यानी क्लैन एक जैसी है और आजाद है, आत्मनिर्भर है। इसे सेगमेंट्री कहते हैं। सही। बेली ने कहा कि जब ये दोनों सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं तो एक नया सिस्टम बनता है जो न पूरी तरह ट्राइब है न कास्ट। कोई ऐसी कम्युनिटी है जो इसका परफेक्ट एग्जांपल हो? यस, द जौनसारी ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा। उनके अंदर एक इलैबोरेट कास्ट हायरार्की है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत से लेकर लोअर सर्विस कास्ट तक हैं। उनके यहाँ प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बिल्कुल जाति लोगों की तरह। वाह। ऑफिशियली वो एक ट्राइब है, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कास्ट जैसा है। ये कंटिन्यूअम का जीता जागता सबूत है। इसी प्रोसेस को N.K. बोस ने हिंदू मेथड्स ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन कहा है। तो मेरा पहला सवाल, ब्रिटिशर्स के लिए सबसे इजी वे आउट था रिलीजन के बेस पे डिवाइड करना। एनिमिस्ट इज ट्राइब, हिंदू इज कास्ट। Yes, it was an administrative simplification. It was the easiest, though not the most accurate way for them to categorize a very complex social reality for their own convenience. F.G. बेली का ऑर्गेनिक वर्सेस सेगमेंटरी मॉडल बहुत क्लियर है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कास्ट सिस्टम में स्पेशलाइजेशन ज्यादा है और ट्राइबल सिस्टम में जनरलाइजेशन? That's a perfect way to put it. Organic society interdependence और specialization पर चलती है। Segmentary society self sufficiency और generalization पर। हर यूनिट अपना सारा काम खुद कर सकती है। जॉनसारी ट्राइब का एग्जांपल तो माइंड ब्लोइंग है। इज इट सेइंग कि एक ग्रुप की ऑफिशियल आइडेंटिटी उसकी इंटरनल सोशल रियलिटी से बिल्कुल अलग हो सकती है? It is. It perfectly illustrates the concept of a continuum. They are officially a scheduled tribe, but their internal social structure mimics the caste system, showing how blurry the line is and how long this interaction has been going on. चौथा सवाल, हिंदुआइजेशन या ट्राइबल एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ट्राइब्स को कास्ट सिस्टम में आमतौर पे कहाँ जगह मिलती है? Generally in the lower rungs. ये प्रोसेस अक्सर एक ट्राइब के हिंदू देवी देवताओं, रिचुअल्स और एक खास पेशे को अपनाने से शुरू होता है। उसके बाद लोकल कास्ट हायरार्की में उन्हें एक स्थान दे दिया जाता है जो आमतौर पर नीचे ही होता है। और आखिरी सवाल, क्या आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन और कनेक्टिविटी की वजह से ये कंटिन्यूअम और भी ब्लरी हो गया है? Absolutely. Increased communication, education और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने इंटरैक्शन को एक्सेलरेट कर दिया है। अब ट्राइब्स आरक्षण का लाभ भी उठाना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। इससे आइडेंटिटी और भी ज्यादा फ्लूइड हो गई है और दोनों छोर को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो गया है। Practicing the tribe-caste continuum shows that tribe and caste are not separate categories but two poles on a spectrum of social organization. Okay. In short, the tribe-caste continuum explains that Indian social structure is fluid, with continuous interaction and transformation between tribal and caste groups. Okay, so the line between tribe and caste is blurry. But what defines the worldview of a community that lives in close contact with nature, a community often at one end of that continuum?
This brings us to a final and perhaps most profound topic, nature man's spirit complex, broad micro theme, the holistic viewpoint of tribal societies. बिल्कुल। ये एलपी विद्यार्थी का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, ये कहता है कि ट्राइबल लाइफ में 3 चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि गहराई से इंटरकनेक्टेड हैं और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। नेचर, एनवायरनमेंट, मैन, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पिरिट, उनके सुपरनैचुरल बिलीफ्स। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। कैन यू गिव अ सिंपल एग्जांपल? जरूर। सोचो एक ट्राइबल कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहती है। नेचर, फॉरेस्ट उन्हें फूड, शेल्टर और मेडिसिन देता है। उनकी पूरी इकोनॉमी इस पर निर्भर है। राइट। मैन, उनका सोशल सिस्टम जैसे फैमिली, किनशिप डिसाइड करता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा, कैसे शेयर किया जाएगा। और स्पिरिट, उनके फॉरेस्ट गॉड्स पितर, ये इंश्योर करते हैं कि लोग फॉरेस्ट का रिस्पेक्ट करें, उसे ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। इनमें से एक भी चीज को डिस्टर्ब करोगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। विद्यार्थी ने ये कॉन्सेप्ट किस कम्युनिटी की स्टडी से डेवलप किया? उन्होंने बिहार के मालेर ट्राइब जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं को स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ओके, तो मालर के केस में ये कैसे काम करता है? फॉर द मालेर, स्पिरिट सेंट्रल है। वो बेनेवलेंट और मैलेवलेंट स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं। सबसे ऊपर है गोसाई, जिनकी अप्रूवल के बिना कोई काम, स्पेशली खेती, शुरू नहीं हो सकती। नेचर उनके लिए फॉरेस्ट है। उनकी इकोनॉमी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसे वो खल्लू कहते हैं, से जुड़ी है। ओके। और मैन उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, जो खल्लू के साइकिल के आसपास ही बुना हुआ है। ये तीनों सेपरेट नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। नेचर और स्पिरिट उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज क्या है? ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग में है। ये कॉन्सेप्ट प्लानर्स के लिए एक वार्निंग है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ने माले ट्राइब को प्लेन्स में सेटल करके मॉडर्न खेती करवाने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया। क्यों? क्योंकि इससे उनकी सिर्फ इकोनॉमी नहीं, उनका पूरा नेचर, मैन, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा। उनके देवता जंगल में थे, उनके सोशल कस्टम्स खल्लू से जुड़े थे। नई जगह पर उनका पूरा लाइफ सिस्टम कोलैप्स हो जाता। इसीलिए प्लानर्स को अचानक से बड़े इनोवेशंस नहीं इंट्रोड्यूस करने चाहिए। गोल होना चाहिए डेवलपमेंट विद हैप्पीनेस। मतलब उनके कल्चरल बैलेंस को डिस्ट्रॉय किए बिना डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। ओके, मेरा पहला सवाल, तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक वार्निंग है फॉर डेवलपमेंट प्लानर्स कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ट्राइबल कम्युनिटीज पर काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, इट्स अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट फॉर कल्चरली सेंसिटिव लोकलाइज्ड प्लानिंग। ये कहता है कि आप उनकी इकोनॉमी को उनके कल्चर से अलग करके नहीं देख सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्ल्ड व्यू। दूसरा सवाल, मालेर ट्राइब के केस में घुसाई का रोल क्या है? क्या वो एक तरह से एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर हैं? इन अ वे यस। घुसाईज अप्रूवल एक स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है जो उनके इंटरैक्शन को नेचर के साथ रेगुलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए और वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल विजडम एम्बेडेड इन रिलीजन। तीसरा, अगर गवर्नमेंट उनकी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दे तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिर्फ उनकी इकोनॉमी पर या उनके बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर पर भी? इट वुड इम्पैक्ट ऑल थ्री कैटास्ट्रोफिकली। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, उनका सोशल स्ट्रक्चर जो कलेक्टिव फार्मिंग और रिसोर्स शेयरिंग पर बेस्ड है टूट जाएगा, और उनका बिलीफ सिस्टम जो जंगल और खल्लू रिचुअल से गहराई से जुड़ा है बेमानी हो जाएगा। मतलब एक कल्चरल कैटास्ट्रोफी होगी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं। हाँ। चौथा सवाल, डेवलपमेंट विद हैप्पीनेस, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? उनसे पूछकर डेवलपमेंट करना? इट मीन्स पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। उनके साथ काम करना, न कि उनके ऊपर काम करना। उनकी वैल्यूज को समझना, उनकी जरूरतों को सुनना और उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में मदद करना, ऐसे तरीके से जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को नष्ट न करे। और फाइनल क्वेश्चन, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज पर अप्लाई होता है या हम इसकी झलक मॉडर्न अर्बन लाइफ में भी कहीं देख सकते हैं? While it was designed for tribal societies, the core idea that our environment, social lives, and value systems are interconnected is universal. अच्छा। हम इसका मॉडर्न वर्जन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहस में देखते हैं, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचर को सोशल इक्विटी, मैन और एथिकल वैल्यूज, स्पिरिट के साथ बैलेंस करना जरूरी है। अगर हम इनमें से किसी एक को इग्नोर करते हैं तो हमारा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स भी कोलैप्स कर सकता है। बहुत सही। Pause and practice saying this aloud. The nature-man-spirit complex is an integrated system where environment, social organization, and supernatural beliefs are deeply interconnected in tribal life. In short, the nature-man-spirit complex is a crucial tool for understanding the holistic tribal worldview, ensuring sensitive and effective development. वाओ, व्हाट अ जर्नी। हमने शुरू किया था हाउ सोसाइटीज चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से। चलिए एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर देखते हैं। एक क्विक रीकैप करते हैं। फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम, हमने देखा कि कल्चरल चेंज एक ग्रेजुअल स्पेक्ट्रम है, एक निरंतर लड़ी है जहां गांव और शहर आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। फिर हमने समझा कि स्पेक्ट्रम पर कल्चर एलीट से मासेस तक डाउनवर्ड और मासेस से एलीट तक अपवर्ड दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। और ये कांस्टेंट फ्लो है। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोखिलाइजेशन। हमने देखा कि इस फ्लो के दो स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, कैसे लोकल कस्टम्स नेशनल बन जाते हैं और नेशनल आइडियाज लोकल फ्लेवर ले लेते हैं। सीक्रेट कॉम्प्लेक्स, हमने जाना कि पिलग्रिमेज सेंटर्स वो जगह हैं जहां ये सारे कल्चरल फ्लोज, लोग और आइडियाज आकर मिलते हैं, एक मिनी सिविलाइजेशन की तरह, जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होती है। ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, हमने इस आइडिया को चैलेंज किया कि इन सेंटर्स पर आने वाले लोग साफ सुथरे बॉक्सेस में फिट होते हैं,
ट्राइब और कास्ट के बीच की लकीर भी एक फ्लूइड स्पेक्ट्रम है। राइट। नेचर, मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली हमने इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर ट्राइबल वर्ल्ड व्यू का रिस्पेक्ट करना सीखा, जहां नेचर, सोसाइटी और स्पिरिट एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। बहुत अच्छा समराइज किया। अब लेट्स ट्राई सम शॉर्ट कंटेंट प्रॉब्स फॉर सेल्फ प्रेजेंटेशन। खुद से ये सवाल पूछिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ओके, ये एक अच्छा आइडिया है। पहला, अपने शब्दों में फोक अर्बन कंटिन्यूम को अपने शहर या गांव के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। दूसरा, अपनी फैमिली में मनाए जाने वाले किसी त्योहार का एक लिटिल ट्रेडिशन का एग्जाम्पल बताओ जो ग्रेट ट्रेडिशन से अलग है। तीसरा, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन का एक मॉडर्न एग्जाम्पल सोचो, फूड, म्यूजिक या फैशन से। चौथा, अपने देखे हुए किसी पिलग्रिमेज साइट को सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के 3 कंपोनेंट्स ज्योग्राफी, परफॉर्मेंसेस, स्पेशलिस्ट में ब्रेक डाउन करके देखो। पांचवा, QFG बेली ने कहा कि ट्राइब और कास्ट को उनके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक वर्सेस सेगमेंट्री के बेसिस पे डिफाइन करना बेहतर है। और छठा, अगर तुम एक ट्राइबल एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लानर हो तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारी प्लानिंग को कैसे चेंज करेगा। और आज के लिए एक सिंपल चैलेंज, अपने आसपास देखो और एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करो जो पैरोक्युलाइजेशन का एग्जाम्पल हो, कोई ग्लोबल आइडिया या प्रोडक्ट जिसे हमने पूरी तरह इंडियनाइज कर दिया है। सोचो और अपने दोस्तों से डिस्कस करो। एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट, इन सारे कॉन्सेप्ट से एक बात साफ है कि कल्चर कभी भी प्योर या स्टैटिक नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ मिक्स, ऑलवेज फ्लोइंग, ऑलवेज चेंजिंग। सही बात है। तो अगली बार जब कोई प्योर कल्चर की बात करे तो सोचना, डज दैट इवन एग्जिस्ट? आई होप इस गहरी चर्चा में बहुत मजा आया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर डीप एक्सप्लोरेशंस। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग दोस्त।